कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया। मेरे स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट टू मी, सर आईसीएसआई के एग्जामिनेशन जो होगा उसमें हमें लिखना कैसे है, आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है। बिकॉज हमारा जो सीसीटी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो भी एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन आए थे सब एमसीक्यू बेस्ड थे। तो ये जो हमारा सीएस एग्जीक्यूटिव एग्ज़ाम होने वाला है उसमें हमें डिस्क्रिप्टिव पेपर मिलेंगे और डिस्क्रिप्टिव आंसर देने पड़ेंगे। तो बच्चों के मन में बहुत कन्फ्यूजन था कि हम कैसे आंसर लिखेंगे प्रॉपर वे में, प्रोफेशनल वे में, जिससे कि इंस्टीट्यूट हमें फुल मार्क्स दे। तो वैसे तो इस वीडियो को मैं अभी बनाना नहीं चाहता था, बट बच्चों के अंदर एक डर है कि सर हाउ टू रिप्रेजेंट आंसर। तो मैं एक छोटा सा वीडियो बना दे रहा हूँ जिससे कि सारे स्टूडेंट्स को एक आइडिया मिल जाए कि हाँ हमें ऐसे ही अपने आंसर को रिप्रेजेंट करना है, जिससे कि इंस्टीट्यूट हमें फुल मार्क्स दे और हमें एक आइडिया मिल जाए कि हाँ हमें इसी तरह आंसर को लिखना है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं और लास्ट तक वीडियो देखना, ठीक है ना, जिससे कि चीज़ें समझ में आए। सो डियर स्टूडेंट्स, हियर इज गाइडलाइंस आंसर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम न्यू सिलेबस। चूँकि हमारा जो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम है उसमें 2 मॉड्यूल्स हैं, एक फर्स्ट एक सेकंड है। तो यहाँ मैं आज अपने न्यू सिलेबस के फर्स्ट मॉड्यूल की बात करूँगा। फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा होगा GIGL। उसमें हम देखेंगे कैसे आंसर को लिखना है, ठीक है ना, और क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, ये दिसंबर 2020 का पेपर है, ठीक है। अभी जो एग्ज़ाम हुआ है दिसंबर 2020 में, मॉड्यूल 1 का ये पेपर है। देखो इंस्टीट्यूट ने क्या लिखा है, दिस आंसर हैव बीन रिटन बाय कॉम्पिटेंट पर्सन, इंस्टीट्यूट गाइडलाइंस आंसर विल असिस्ट स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम आंसर, अदरवाइज नो कंप्लाइंट पब्लिश इन हियर। इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि ये जो आंसर्स लिखे गए हैं आपके या जो लिख कर बताए गए हैं, ये बस एक गाइडलाइंस आंसर है। बच्चों को एक आइडिया मिल जाए कि एग्ज़ाम में उन्हें किस प्रकार से आंसर देने हैं, जिससे कि उनकी कॉपी को फुल नंबर्स मिले और उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े, ठीक है ना। इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे लिख दिया है। फिर इंस्टीट्यूट ने लिखा है दिस गाइडलाइंस आंसर contain information based on the law rules applicable on the time preparation. However, the student expected to be well versed amendment in the law rules made up to 6 month period of the date of examination. इसमें फिर से इंस्टीट्यूट ने लिखा है कि ये जो गाइडलाइंस सर हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं, ये ओनली फॉर क्या है, इंफॉर्मेशन के लिए है कि हाँ आपको ऐसे ही आंसर्स लिखने हैं। और इंस्टीट्यूट ने ये भी बोला है कि आप लोग जो भी अमेंडमेंट आ रहे हैं, यानी एग्ज़ाम से 6 महीने पहले, एग्ज़ाम से 6 महीने पहले जो भी अमेंडमेंट्स आए हैं उसे आपको क्या करना है, सही तरीके से लर्न करना है और रीड करना है, ठीक है ना। और वही अमेंडमेंट आपके एग्ज़ाम में एप्लीकेबल होंगे। जैसे बच्चों आपका एग्ज़ाम दिसंबर 21 में होने वाला है, उससे पहले के जो 6 मंथ के जो भी अमेंडमेंट हैं, यानी जून से लेके नवंबर तक के जो भी अमेंडमेंट है उसे आपको पढ़ना पड़ेगा। तो उसकी चिंता आप बिल्कुल मत कीजिए, हम खुद हैं यहाँ अमेंडमेंट कवर कराने के लिए। जैसे अमेंडमेंट आता है वैसे ही हम अमेंडमेंट कवर करा देंगे बेटा। अमेंडमेंट दिसंबर के लिए आई थिंक अक्टूबर के आसपास आएगा, और वो बस अमेंडमेंट के लिए आप बिल्कुल चिंता ना करो, सारा अमेंडमेंट मैं कवर करा दूंगा, ठीक है ना। बाकी सिलेबस एज इट इज़ होता है। देखो एक और बात मैं यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ, बहुत से स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि सर सिलेबस में कुछ आउट ऑफ सिलेबस आ जाएगा या फिर कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, क्या होगा, कैसे होगा। तो मैं एक बात क्लियर कर दूँ बेटा कि जो ICSI का मॉड्यूल होता है उसी में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। और अमेंडमेंट आता है बस ओनली 6 मंथ का। आपका एग्ज़ाम के 6 मंथ के पहले के अमेंडमेंट्स आते हैं, बाकी सारे एज इट इज़ वैसे ही होते हैं जैसे आपके मॉड्यूल में दिए गए हैं। बस आपको अमेंडमेंट पढ़ लेना है
और मॉड्यूल कवर कर लेना है, आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है ना। सब कुछ मॉड्यूल से पूछा जाता है, बस ओनली अमेंडमेंट थोड़ा अलग होता है, अमेंडमेंट भी ज़्यादा नहीं होता है, बस कंपनी लॉ में ही ज़्यादा होता है, बाकी सब्जेक्ट्स में कम होते हैं। और एज इट इज बस आपको मॉड्यूल कवर करना है। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस कवर करना है, आफ्टर डेट हमें अमेंडमेंट पढ़ लेंगे। अमेंडमेंट हम मुश्किल से 2 हफ्ते में कवर कर लेंगे, 2 हफ्ते बहुत है अमेंडमेंट कवर करने के। तो बस हमारा मेन फोकस होना चाहिए हम फर्स्ट मॉड्यूल कवर करें। तो ठीक है, हमारा नोट्स प्रिपेयर हो रहा है, बहुत जल्द आपके इसी हफ्ते में नोट्स मैं आपको दे दूँगा और आप नोट्स पढ़ लेना, पूरा नोट्स पढ़ना है आपको। केस लॉ में कवर करा दूँगा, इम्पोर्टेंट केस लॉज। और हमारी प्रिपरेशन जैसा कि मेरा प्रॉमिस है 3 महीने में मैं सारा सिलेबस खत्म कर दूँगा बेटा, ठीक है ना। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, आराम से पढ़ाई कीजिए, बस डेली का टास्क जो भी मिल जाएगा आपको उससे फॉलो करना है बेटा, ठीक है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, फर्स्ट सब्जेक्ट है हमारा क्या, GIGL, सेकेंड कंपनी लॉ, थर्ड सेटिंग बिजनेस एंटिटी क्लोजर एंड फोर्थ टैक्स लॉ, ठीक है ना। आओ अब देखो, आपके पेपर बेटे ऐसे ही आएंगे, ठीक है ना। एग्जाम जब आप देने जाओगे ना दिसंबर 21 में, आपके पेपर ऐसे आएंगे। फर्स्ट पेपर आपको लिखा रहेगा एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम एग्जामिनेशन, यहाँ दिसंबर 20 लिखा है ना, तो वहाँ लिखा रहेगा दिसंबर 21। यहाँ लिखा रहेगा सब्जेक्ट का नाम ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशंस, जनरल लॉज, यानी ज्यूरी में क्या होता है लॉ, प्रूडेंस में क्या होता है ज्ञान, इंटरप्रिटेशन में क्या होता है उसे लिखना, जनरल में क्या होता है समान, इसके में क्या होता है कानून, ठीक है ना। टाइम आपको मिलेगा 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 100 रहेंगे, ऑल आंसर और क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चन का आंसर देना क्या रहेगा कंपलसरी रहेगा। अगर आप नहीं देते हो तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, फिर आपको प्रॉब्लम होगी। देखो बेटा, अब क्वेश्चन 1 की बात कर लेते हैं। लिखा है जस्टिस, इक्वलिटी एंड गुड कंसिडरिंग इज द मेन सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंडियन लॉ, एक्सप्लेन इट। अब देखो बेटा, ये फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है जस्टिस न्याय, इक्विटी समानता एंड गुड कंसिस्टेंस इज द मेन सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंडियन लॉ, एक्सप्लेन इट। अब बताओ, इसको बस आपको एक्सप्लेन करना है। ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2। किस चैप्टर का बेटा क्वेश्चन है बेटा, ये चैप्टर नंबर 2। किसमें का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। देखा, ये चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से लिया गया है। से पूछ रहा है जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसेंसस इज द मेन सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंडियन लॉ। बस आपको उठाना है और एक्सप्लेन कर देना है। और एक्सप्लेन कैसे करना है मैं अभी आपको बताता हूँ। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है डिस्कस द डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स एंड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओ माय गॉड, ये तो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से लिया गया है बेटा, इसे बिल्कुल ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से लिया गया है। बस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का नोट्स आपको पढ़ लेना है, मेन नोट्स प्रिपेयर हो रहा है, जल्द से जल्द आपको मिलेगा बेटा। ये देखो, ये पूछा है थर्ड क्वेश्चन, सेक्शन 41 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन कोड 1973 इंस्ट्रूमेंट द डिफरेंट कैटेगरी ऑफ केसेस इन व्हिच द पुलिस ऑफिसर मे बी अरेस्ट ए पर्सन विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम द मजिस्ट्रेट एंड विदाउट ए वारंट, एक्सप्लेन एंड 5 कैटेगरी ऑफ द सोर्स सच केसेस। देखो बेटा, ये जो है क्वेश्चन इंडियन पिनल कोड से लिया गया है, चैप्टर है हमारे GIGL में इंडियन पिनल कोड, उसमें क्रिमिनल कोड के बारे में भी बताया गया है, उसी से ये क्वेश्चन लिया गया है। और इसलिए क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या कोई पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति को विदाउट मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के या विदाउट मजिस्ट्रेट के वारंट के उसे गिरफ्तार कर सकता है। अगर हाँ तो आप कोई 5 कैटेगरी बताइए
इस केस से रिलेटेड, ठीक है ना। इसका आंसर कैसे देना है अभी एक्सप्लेन करता हूँ बेटा। ये इंडियन पिनल कोड से लिया गया है बेटा, ठीक है ना। ये हम अपने आने वाले चैप्टर्स अपने आने वाले लेक्चर्स में से हम डिटेल में पढ़ेंगे इंडियन पिनल कोड, ओके। अब देखो बेटा, ये एक्सप्लेन द प्रोस्पेक्टिव रूल्स ऑफ द इंटरप्रिटेशन अंडर द जनरल क्लॉज एक्ट 1897। ये बेटा लिया गया है हमारा एक इसी में चैप्टर है GIGL में ही, जनरल लॉ, ठीक है ना, उससे लिया गया है। और ये पूछ रहा है परसेसिव रूल क्या होता है, उसे इंटरप्रेट करो और जनरल क्लॉज 1890 एक्ट के अनुसार, ठीक है ना, 1897 एक्ट के अनुसार इसे एक्सप्लेन करो। ये 5 क्वेश्चन हो गए, कितने हो गए 4 क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 4। अगर आप इन 4 क्वेश्चन का आंसर दे देते हो आपके कितने मार्क्स बन जाएंगे बेटा 10 मार्क्स। 10 मार्क्स आप कवर कर लोगे। जो इसमें ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स का और ये क्वेश्चन होगा आपका 3 मार्क्स का। C और D 3 मार्क्स का होगा। ओ माय गॉड, सॉरी बेटे 5 मार्क्स ईच। एक क्वेश्चन जो है आपका 5 मार्क्स का है। अब आप समझ सकते हैं एक क्वेश्चन है जो 5 मार्क्स का है, अगर आप इस एक क्वेश्चन का आंसर दे देते हो आपके 5 मार्क्स बन गए। यानी टोटल अगर आप इस 5 क्वेश्चन का आंसर दे देते हो तो आपके कितने नंबर बन गए बेटा, सॉरी चारों 20 नंबर। ये 4 क्वेश्चन है A B C D। अगर इन चारों क्वेश्चन का आंसर आप सही सही दे देते हो आपको कितने नंबर मिल जाएंगे बेटा 20 नंबर मिल जाएंगे आपके। अब इससे बढ़िया एक्सप्लेनेशन और क्या होगा। बस आपको नोट्स पे फोकस करना है और लेक्चर पे फोकस करना है। और अगर आप इस स्टार्ट के चारों क्वेश्चन का आंसर सही सही लिख देते हैं बेटा आपको इस एक क्वेश्चन का 5 नंबर मिलेगा, इसका 5, इसका 5, इसका 5, यानी आप 20 नंबर स्टार्ट में ही पालोगे। पास होने के लिए कितने चाहिए बेटा 40 नंबर। 20 नंबर आप स्टार्ट में ही पा लिए, पास होने के लिए चाहिए 40 नंबर, फिर 20 नंबर और रिमेनिंग बच जाएंगे तो 20 नंबर बाद बाकी और अदर क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, 20 नंबर उसमें से मिल जाएंगे। आपका पेपर क्लियर, आपका पेपर क्लियर, कुछ सोचना ही नहीं है। अब देखिए, अब बात करते हैं जस्टिस, इक्वलिटी एंड गुड कंसिस्टेंस। अब इतना इजी भी नहीं है, कहने करने में बहुत अंतर होता है, उसके लिए हमें सही से एक्सप्लेन करना आना चाहिए। तो फर्स्ट आंसर देखते हैं बेटा। पूछा है जस्टिस, इक्वलिटी एंड गुड कंसिस्टेंस द मेन सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंडियन लॉ। एक्सप्लेन, इसको एक्सप्लेन करना। देखिए क्वेश्चन है, देखो आंसर कैसे लिखना है बेटा। द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसिस्टेंस, ऐसे पहले आप लोग लिख लेना, यहाँ से स्टार्ट करना लिखना और यहाँ तक पहले लिख लेना, ठीक है ना। इसको यहाँ से लेना, ठीक है ना, बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक आंसर में से लिखना द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस, इक्वलिटी एंड गुड कंसेंसस, ऐसे लिख के यहाँ पे आप डबल कॉमा लगा देना ऊपर, ठीक है ना। फिर नीचे क्या करना, एक ब्लैक पेन लेना, ब्लैक पेन से इसे अंडरलाइन कर देना, इससे कि जो एग्जामिनर होगा उससे दिखेगा कि हाँ बच्चे ने बढ़िया से एक्सप्लेन किया है। फिर लिखना was introduced by implied of regulation of 1781। एक और बात मैं आपको बता दूं कि आपको सेक्शंस भी याद रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। इतना लिखने के बाद अंडरलाइन, इतना यहाँ से लेके यहाँ तक लिखने के बाद इसको अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन कर लेने के बाद आपको इसको क्या करना है, अंडरलाइन करना है बेटा, ठीक है ना। अंडरलाइन यहाँ तक कर देना है, फिर डबल कॉमा लगा देना है, फिर लिखना है वाज इंट्रोड्यूस द इम्प्लीमेंट ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ, सेक्शन याद करना है 1781। इन पर्सनल लॉ डिस्प्यूट ऑफ द कोर्ट्स आर रिक्वायर्ड टू बी अप्लाई ऑफ द पर्सनल लॉ इन द डिस्प्यूट ऑफ द फॉलो एज द विच ऑफ द सोसाइटी कमेंट इंग्लिश लॉ एप्लीकेबल फॉर इंडियन सोसाइटी एंड सेक्टेंस। द एनिसेंट हिंदू, फिर यहाँ से लिखना है द एनिसेंट हिंदू लॉ हैड विजन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ जस्टिस, इक्वलिटी एंड गुड गवर्नेंस करके आपको यहाँ आना है। इंग्लिश लॉ एंड इनलॉज मैटर एज द सुपर, फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे ब्रैकेट करना है, फिर लिखना है द सुप्रीम कोर्ट हैज द स्टेटस ऑफ नो द एस्टैब्लिश
The absence of the rule of Hindu law, the courts have been authority to decide cases are the principle, justice, equality, and good conscience. Doing has the decision will be equivalent of the law and doctrine of theory of the Hindu law. बस यहाँ से लेके आपको यहाँ तक लिखना है, आपके 5 नंबर बन गया। अब दो चीज़ें सॉरी 3 चीज़ें आपको यहाँ ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब आप सोच रहे हो सर ये तो इतना बड़ा आपने आंसर बता तो दिया, बट याद कैसे होगा, लिखेंगे कैसे? 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट, आपको क्वेश्चन का जो पूछ रहा है मेन हेडिंग वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना? यहाँ पे लिखना है क्वेश्चन का जो मेन हेडिंग पूछ रहा है। चाहे तो आप यहाँ पे 1 नंबर यहाँ 1 पॉइंट भी डाल सकते हो या ए भी यहाँ पे लिख सकते हो। अब फिर यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है, फिर इसको अंडरलाइन करना है। अब फिर इसके बारे में यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है, फिर यहाँ पे 2 लिखना है और फिर स्टार्ट करना है द एंशिएंट हिंदू लॉ, द एंशिएंट हिंदू लॉ ऑफ द जस्टिस। उसके लिए आपको द एंशिएंट हिंदू लॉ का एक्ट पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक लिख के यहाँ कॉमा लगा देना और इसे अंडरलाइन कर देना, यहाँ से लेके यहाँ तक अंडरलाइन कर देना। फिर यहाँ से लिखना शुरू करना, फिर यहाँ पे जाके क्लोज, फिर यहाँ पे क्या करना है बेटा? 3rd लिखना है आपको। यहाँ पे 3rd लिखना है द सुप्रीम कोर्ट को अंडरलाइन कर देना, ठीक है ना? सुप्रीम कोर्ट अंडरलाइन करके फिर हैज से लेके हिंदू लॉ तक। समझ गए बेटे कैसे लिखना है? फर्स्ट आपको हेडिंग देना है द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड कॉन्शियस। हेडिंग देने के बाद यहाँ से यहाँ तक लिखना है। फिर दूसरा हेडिंग देना है द एंशिएंट हिंदू लॉ ऑफ द जस्टिस, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है। 3rd लिखना है द सुप्रीम कोर्ट, हेडिंग देना है और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है। आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अब पूछो कि सर आंसर याद कैसे करना है? आंसर मेरा PDF जाएगा आपके पास, उससे याद करना है। PDF में साफ साफ लिखा रहेगा कि एंशिएंट हिंदू लॉ क्या होता है और सुप्रीम कोर्ट ने का क्या स्टैंड है इस लॉ के बेस पे, ठीक है ना? PDF पढ़ना है। समझ गए? इतना ही आंसर देना है। मुश्किल से आपका आंसर 1 पेज में तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ कोशिश करना कि 1 पेज से लेके 1.5 पेज के अंदर 1 पेज और हाफ पेज में इसे भर देना, ठीक है ना? सेकेंड की बात करेंगे, आंसर बी। क्वेश्चन बी क्या कहता है बेटा? ये पूछा है डिस्कस द डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से लिया गया है। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स को एक्सप्लेन करना है। देखो यहाँ सीखना है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13। आर्टिकल याद कर लेना कि हाँ 21 आर्टिकल से है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यहाँ से लेके यहाँ तक शुरू करो, फिर भी आल्सो क्लो है तो यहाँ से यहाँ तक ले आके खत्म करो। सिंपल। अब देखो, अब पूछ रहा है इसको एक्सप्लेन करने हो तो फिर आपको यहाँ से लिखना है और इसको यहाँ से लेके कहाँ तक अंडरलाइन करना है आपको? यहाँ तक, ठीक है ना? द डॉक्ट्राइन से लेके एक्ट 1947 तक आपको अंडरलाइन कर देना है। फिर लिखना है, यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक आना है और लास्ट में कंक्लूजन दे देना है बेटा द ट्रू पोजीशन ऑफ द इम्यूनिटी। बस डेट में कंक्लूजन दे देना है, आपका आंसर फिनिश। अब पूछ रहे हो कि सर कहाँ से याद करेंगे? तो नोट्स मेरा जा रहा है, इसी हफ्ते में चला जाएगा आपके पास। बस नोट्स पढ़ लेना है, खत्म। और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे आंसर उसमें मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना? फर्स्ट आपको कहाँ से पिकअप करना है बेटा? यहाँ से पिकअप करना है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल से स्टार्ट करना और यहाँ पे लाके ख़त्म कर देना। फिर लिखना द डॉक्ट्रिन वाज फर्स्ट इंप्लॉयड। ये लिखे जरूरत इसलिए पड़ रही है ना कि एग्जामिनर को पता लगे कि हाँ बच्चे को डेप्थ नॉलेज है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ हम जो भी स्टडी करेंगे कॉन्सेप्चुअल करेंगे, ये कोई भी आंसर मिस ना होने है। थर्ड की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या था बेटा? थर्ड क्वेश्चन था कि आप बताइए कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति को
बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है क्या? उसके लिए हमें सेक्शन याद करना पड़ेगा। सेक्शन 41 जो क्रिमिनल कोड होता है, हमारे चैप्टर है GIGL में, उसमें ये पहले आप लोग स्टार्ट करना, सेक्शन डाल देना, क्रिमिनल कोड भी डाल देना, कैटेगरी लिख के एनी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट पर्सन। ठीक है, हो गया। क्वेश्चन आपने यहाँ से यहाँ तक आपने लिख दिया। अब आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ठीक है बेटा, आपको यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सप्लेन करना है। कैसे करना है देखिए, अब लिखना आप सेक्शन 41 द क्रिमिनल प्रोसिक्यूट कोड 1973 हमें वो बताता है कि ए, फिर यहाँ पे आप लिखना पॉइंट नंबर ए, क्या लिखा पॉइंट नंबर बी। ठीक है ना। इसके बाद उसने पूछा ना 5 रीजन दीजिए, 5 रीजन देखो यहाँ पे पूछा ना 5 कैटेगरी, सच 5 कैटेगरी पूछा ना, तो 5 कैटेगरी यहाँ लिख दो, ABCDE, बस खत्म। फिर यहाँ से उठाओ ABCDFGHIJI, ABCDEFGHI। चूँकि ये देखो ये आई तक इसलिए दे दिया है क्योंकि ये तो मॉड्यूल है, इसलिए आपको वहाँ तक नहीं लिखना है, बस आपको ई तक लिखना है, यहाँ तक, यहाँ शुरू करना है। देखो क्या लिखा है, द पुलिस ऑफिसर इज द सेटिस्फाइड ऑफ सच अरेस्ट इन नेसेसरी। 5 रूल होंगे, 5 केसेज हो जाएंगे, वहाँ से यहाँ तक लिख देना। अगेंस्ट द होम क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन हैज बीन रिसीव्ड एज कमिटी। ये बी का ASCD इसका लिखने को जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उसने बस आपसे 5 ही रीजन बोलने देने को कहा है। ठीक है ना बेटा, तो आपको कैसे लिखना है समझ में आ गया आपको। यहाँ से सेक्शन लिखना है पहले, यहाँ से यहाँ तक अरेस्ट, फिर ABCD 3 कॉलम बना लेना है और फिर उससे 5 रूल्स लिख देने हैं, ABCDI, बस यहाँ से यहाँ लिख देना है। आपका क्वेश्चन कंप्लीट। 5 नंबर आपको मिल गया। अब पूछोगे सर इसका आंसर कहाँ मिलेगा? आंसर हमारा PDF में मिलेगा। इसी हफ्ते में PDF दे दूंगा, SBC का भी दे दूंगा, कंपनी लॉ का भी दे दूंगा और GIGL का भी। ठीक है ना, बस इतना ही लिखना है। बस मैं आपको ये आइडिया दे रहा हूँ कि आपको इतना ही एक्सप्लेन करना है 5 नंबर के लिए, क्वेश्चन के लिए। ठीक है ना, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखने की जरूरत है। और 2 बातें ध्यान रखना है, जिसमें स्टूडेंट पूछेगा कि 5 रीजन दो, तो उसमें आपको ABCD का रीजन देना है। और जिसमें पूछेगा स्टूडेंट एक्सप्लेन करो, उसमें आप 1 2 3 करके एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है ना, और जो मेन पॉइंट्स होते हैं उसे अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, 4 की बात करेंगे बेटा, डी की बात करेंगे। डी क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? डी क्वेश्चन पूछ रहा था एक्सप्लेन द प्रोसेसिंग लॉ क्या है। इसके लिए हम अपना जब जनरल लॉ का पार्ट पढ़ेंगे ना चैप्टर, उसमें यहाँ से स्टार्ट करना है। लॉ ऑफ द इंग्लैंड इन दिस, यहाँ से यहाँ तक पहले आपको लिख लेना है, फिर उसको अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है ना, उसके बाद से यहाँ लिखना शुरू करना है। और ये इसने दिया है ना, यहाँ पे तुम चाहो तो ABCDEFGH भी लिख सकते हो, बट कोई जरूरत नहीं है। अगर आप A1 2 3 भी लिखो, हमें ऐसा से ABCD 1 2 3 कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक लिख लेना। आफ्टर डेट इसे ABCDEFGH में डिवाइड करके यहाँ तक लिख देना, आपका हो गया, 5 नंबर मिल गया। ये सारे क्वेश्चन अगर आप ऐसे लिख देते हो तो आपके 20 नंबर मिल गए, बस खत्म, और कुछ की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे बेटा। लिखा है अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स ऑफ आइदर क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2A। इसमें से स्टूडेंट ने बोला है कि क्वेश्चन नंबर 2 करो या फिर क्वेश्चन नंबर 2A करो, कोई में से कोई एक पार्ट करो। 2 का एक कोई पार्ट करो या फिर 2A का कोई एक पार्ट करो। देखो क्वेश्चन 2 क्या पूछ रहा है। पूछा डिस्कशन बिटवीन बैटरी एंड असॉल्ट एंड एमरोड अंडर द लॉ ऑफ ट्रोथ। ओ माय गॉड, ये देखो बेटा, बैटरी के और असॉल्ट के बारे में एक्सप्लेन करने को बोला गया है। किससे लिया गया है? लॉ ऑफ ट्रोथ। लॉ ऑफ ट्रोथ से लिया गया है बेटा, समझ गए?
किससे लिया गया है ये? लॉ ऑफ ट्रोट से लिया गया है। आने वाले चैप्टर में हम लॉ ऑफ ट्रोट भी कवर कर लेंगे बेटा। बैटरी एंड असॉल्ट को पूछा है, बैटरी एंड असॉल्ट को पूछा है। छोटी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है मेरे इस चैप्टर में, कोई चिंता की बात नहीं है। बैटरी एंड असॉल्ट के बारे में पूछा है, तो आपको बस बैटरी एंड असॉल्ट का क्या कर लेना है, रूल याद कर लेना है, बस लिख देना है, खत्म हो गया आपका 4 नंबर का एक क्वेश्चन है। दूसरा पहले डिस्कस करिए लाइबल एंड स्लैंडर। ओ माय गॉड, इंडियन पेनल कोड, इंडियन पीनल कोड से आया है बेटा। इंडियन पीनल कोड पढ़ेंगे ना, उसमें लाइबल और स्लैंडर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में लिख देना है, बस खत्म। अब इसका एक्सप्लेन मैं आपको दिखाता हूँ। इसका पूछा है डिस्कस कीजिए प्राइमरी एविडेंस एंड सेकेंडरी एविडेंस के बारे में। ये इंडियन एविडेंस एक्ट से लिया गया है, हमें इसके बारे में लिख देना है, खत्म। एक्सप्लेन कीजिए पट्टा एंड कोबलियत अंडर द इंडियन स्टॉम्प एक्ट। ये इंडियन स्टॉम्प एक्ट से लिया गया है, मुझे इंडियन स्टॉम्प एक्ट पढ़ना है हमें, उसमें पट्टा और कबूलियत पढ़ लेंगे, एक्सप्लेन कर देंगे, हो गया खत्म। 4 नंबर कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4, एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, कितना हो गया 16 नंबर। 16 और 20 कितना हो गया बेटा 36 नंबर, यानी आप 36 नंबर कंप्लीट। जैसे ही एक और क्वेश्चन करोगे आपका 40 नंबर कंप्लीट, आपका GIGL क्रैक। स्टूडेंट ने आपको ये भी फायदा दिया है, या तो आप क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करो, या फिर क्वेश्चन नंबर 2A का ये पार्ट करो। आपको जो क्वेश्चन सही से आता हो वही करो। आपको अगर ये पार्ट आता है तो आप इस पार्ट को करो, अगर आपको ये पार्ट आता है तो आप इस पार्ट को। अब इससे बढ़िया आपके पास क्या चाहिए, ठीक है। अब आंसर की बात कर लेते हैं। देखो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, बैटरी। बैटरी किसे कहते हैं, बैटरी तो आपने उसमें ही पढ़ा है CCT में। बैटरी यहाँ शुरू करना, यहाँ से उठाना है, एनी डायरेक्शन ऑफ द फोर्स यहाँ से यहाँ तक उठाना, और यहाँ से यहाँ तक लिख देना, बस। इसमें कुछ और है ही नहीं बताने को, बस। ये आपका मुश्किल से 10 लाइन में हो जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ लिखने की इसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस 10 लाइन लिख दो खत्म। और ये असॉल्ट उठाओ यहाँ से और यहाँ तक लिख दो, खत्म। 4 नंबर मिल गए आपके, बस एक पेज में ये हो गया खत्म, एक पेज में खत्म। तो सब पूछ रहा है आपका लाइबल एंड स्लैंडर। तो लाइबल का डेफिनेशन याद करो, लाइबल यहाँ से शुरू करो और सिलेंडर यहाँ शुरू करो। लाइबल को यहाँ शुरू करो, यहाँ पे ख़त्म करो, और सिलेंडर को यहाँ शुरू करो, यहाँ पे ख़त्म करो, बस 4 नंबर मिल गया, ख़त्म। अब 2C क्या पूछ रहा है अब पूछ रहा है बेटा कि एक्सप्लेन द पार्टी ऑफ द राइट इंडियन पेनल कोड के बारे में पूछ रहा है, नहीं सॉरी, ये इंडियन एविडेंस कोड, प्राइमरी एविडेंस के बारे में पूछ रहा है। देखो प्राइमरी एविडेंस पढ़ना है, यहाँ से शुरू करना है, यहाँ तक खत्म। सेकेंडरी यहाँ शुरू करना है, यहाँ पे करना है, और कहाँ तक आना है बेटा, यहाँ तक। ये थोड़ा बड़ा है तो इसके लिए नोट्स जा रहा है ना, नोट्स थोड़ा जा ही रहा है, नोट्स पढ़ लेना है, नोट्स में डिफिनेशन पढ़ लेने हैं, बस 4 नंबर मिल गए। 2D क्या पूछ रहा था, पूछ रहा था कि लीजा और पट्टा क्या होता है। तो लीजा पट्टा स्टाम्प एक्ट में पढ़ेंगे हम। लीजा यहाँ शुरू करना है, यहाँ खत्म करना है, पट्टा यहाँ शुरू करना है, यहाँ खत्म करना है, काबूलियत यहाँ शुरू करना है, यहाँ खत्म करना है, खत्म हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन कंप्लीट, हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट। अगर ये आप ये चारों कर लेते हो तो इसको करने की जरूरत ही नहीं है, इसको छोड़ सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा है OR, या फिर ये करो या फिर ये करो, कोई एक करो, लिखा ना। अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स आइदर क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2A, सारे क्वेश्चन करना है। या तो क्वेश्चन 2 करिए तो क्वेश्चन 2 के चारों पार्ट करिए, या 2A करना है तो क्वेश्चन 2A के चारों पार्ट करिए, बस कोई एक ही करना है। हमारे 2 कैटेगरी खत्म हो गए। थर्ड क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं बेटा। थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है ना बेटा। देखो अभी हमारा थर्ड कैटेगरी आ गया। इसमें पूछ रहा है बेटा कि अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स, या क्वेश्चन नंबर 6 कीजिए या फिर क्वेश्चन नंबर 6A कीजिए।
तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, पूछ रहा है सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 ऑफ द टर्म्स ऑफ एविडेंस एक्सप्लेन इट। एक इंडियन एविडेंस एक्ट हमारा चैप्टर है, उसमें आप एविडेंस को एक्सप्लेन कीजिए। पूछ रहा है डिस्कस कीजिए डॉक्यूमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 डज नॉट अप्लाई। एक हमारा और चैप्टर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, उसमें से पूछा गया है, इसमें आपको डिस्कस करना है ट्रांजैक्शन जो है इस पर अप्लाई हुआ तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। सेक्शन 19 ऑफ लिमिटेशन एक्ट है हमारे, उसमें आप पेमेंट जो है उसमें पेमेंट एंड अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट ये कैसे एक्सप्लेन करना है, उसे हम लिमिटेशन एक्ट में पढ़ना है, उससे आपको एक्सप्लेन करना है। ये पूछ रहा है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट RTI, ठीक है ना, उसमें आपको एक्सप्लेन करना है PIO क्या होता है, RTI एक्ट में PIO क्या होता है उसे एक्सप्लेन करना है। या फिर आप इन चारों क्वेश्चन को कर लो, या फिर अगर इन चारों से कोई नहीं आ रहा हो तो आप इन क्वेश्चन को कर लो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, दो बातें मैं आप क्लियर कर दूँ। पहली कि अगर आप ये क्वेश्चन नंबर 6 का एक कर रहे हो, ये आपका एक पेज में ख़त्म हो गया या एक पेज में 10 लाइन में ख़त्म हो गया। जो सेकेंड क्वेश्चन है तो उसे आपको सेम पेज से नहीं स्टार्ट करना है, नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना है, फ्रेश पेज से स्टार्ट करना है। वरना एग्जामिनर क्या समझेगा, वो समझेगा कि यार ये भी उसी का पार्ट है, तो आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए आपका क्वेश्चन जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, पहला क्वेश्चन जहाँ पे ख़त्म हो रहा है उसको वहीं पे छोड़ दो, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेश पेज से स्टार्ट करो, जिससे कि एग्जामिनर को लगे कि हाँ ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है। दूसरी बात, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 6 को क्या कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 6 को आपने सॉल्व करना शुरू कर दिया है, लेकिन हुआ क्या, आपको A तो आ रहा है, B भी आ रहा है, C भी आ रहा है, लेकिन D नहीं आ रहा है। फिर आप नीचे देखते हो और देखते हो अरे यार मुझे तो ये आ रहा है, तब गलती से भी इसको मत लिख देना बेटा, नहीं तो फिर आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने क्वेश्चन नंबर 6 को ऑलरेडी, क्वेश्चन नंबर 6 में से ऑलरेडी आपने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर A से एक क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं तो एग्जामिनर क्या कर देगा, एक भी नंबर नहीं देगा बेटा। इसीलिए इतना ध्यान रखना कि आप जिस भी सेक्शन को चूज करना, फर्स्ट कंफर्म कर लेना कि हमें इस सेक्शन के सारे क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते हैं, ठीक है ना, तभी इस क्वेश्चन को पिकअप करना। अदरवाइज ऐसा मिक्स बिल्कुल मत करना, ये ऐसा ना करना कि एक क्वेश्चन इसमें से करो, एक क्वेश्चन इसमें से करो, एक इसमें से करो, एक इसमें से करो, कोई फ़ायदा नहीं है। क्वेश्चन 6 कर रहे हो, क्वेश्चन 6 के सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे। नहीं आता है तो अलग बात है, छोड़ देना, बट मिक्स मत करना बेटा। जब क्वेश्चन गलत हो जाएगा और एग्जाम में गुस्सा होकर एक भी नंबर नहीं देगा। कैसे देना है आंसर ए का, एविडेंस एक्ट पढ़ना है हमें, यहाँ से शुरू करना है तो यहाँ पे ख़त्म कर देना है, यहाँ से शुरू करना है बी का, यहाँ पे ख़त्म कर देना है, यानी सी यहाँ से शुरू करना है, यहाँ पे ख़त्म कर देना है। बस जैसे ही आप इस आंसर का, इसका आंसर देते हो, 4 नंबर आपके मिल जाएंगे और आपको 40 नंबर हो गए और आपका GIGL कंप्लीट, आपका GIGL कंप्लीट, ख़त्म, पेपर ही ख़त्म बेटा, पेपर ही ख़त्म। बस इतने ही क्वेश्चन आते हैं, आपके GIGL कंप्लीट, कुछ नहीं करना है, बस हो गए। 100 में 100 नंबर मिल जाएंगे अगर आप सही सही लिखते हो तो, 100 में 100 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन मैं बस ये बोल रहा हूँ कि सारे आंसर ऐसे ही लिखना, सही से लिखना, बस हो गया आपका, 100 में 100 नंबर मिल जाएंगे। आप सब सही से ऐसे लिख देते हो, तो नहीं भी लिखते हो तो आपको 40 नंबर तो कहीं भागेंगे नहीं, वो तो मिल ही जाएंगे। अगर सारे क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही देते होते हैं ना तो आपका हो गया 100 नंबर। देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन पेपर ही ख़त्म, अब यहाँ आपका कंप्लीट लॉ शुरू हो गया, बस इतना ही लिखना है, GIGL ख़त्म। कल हम एक्सप्लेन करेंगे कंपनी लॉ के बारे में। कंपनी लॉ थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें सेक्शंस बहुत होते हैं। GIGL में सेक्शन नहीं होता है इसलिए इजी रहता है, बट कंपनी लॉ में सेक्शंस बहुत होते हैं, इसलिए कल हम कंपनी लॉ को एक्सप्लेन करेंगे। आई होप आज का ये GIGL आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल ऐसे ही आंसर देना है, ऐसे ही पढ़ना है। अब जो भी आंसर है वो हमारे PDF से पढ़ने हैं, बस ख़त्म, सारी टेंशन ख़त्म, सारी डर आपका ख़त्म हो जाएगा इस वीडियो देखने के बाद। लास्ट तक जरूर देखना बेटा। थैंक यू सो मच।